तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो मैं भुवनेश इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लर्न इन, इस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा, आज से हम अपनी क्लास 10th के मैथ के सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हमारा लेक्चर 1 होगा, जिसमें आज हम अपने चैप्टर 1 में जो बेसिक्स है यानी कि नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप ये सीरीज या हमारे जो लेक्चर्स, जिसमें हमारे लेक्चर्स की सीरीज है, आपको अच्छी लगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका रियल नंबर्स। जो आपका फर्स्ट चैप्टर का जो नेम है वो है रियल नंबर्स, यानी कि इसको आप ऐसे समझेंगे कि आजकल रियल लाइफ है, रियल लाइफ में नंबर्स का एक बहुत ही अहम रोल है, बहुत ही मेन रोल है। क्योंकि हमें कोई भी चीज अगर किसी दुकान से लेनी होती है तो हम उस नंबर्स के अकॉर्डिंग ही वो सामान लेते हैं, चाहे हम उसकी एमआरपी लें, चाहे हम उसका वेट लें, ठीक है, या हम उसके पैकेट्स के अकॉर्डिंग लें। तो सभी जो चीजें हैं वो अकॉर्डिंग टू नंबर्स के होती है। तो हम आज यही समझेंगे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं और नंबर्स किस तरीके से हमारी लाइफ में इंटरप्टेड हैं। समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो फर्स्टली हम ये समझेंगे कि नंबर सिस्टम, ये जो है नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम आपका रियल नंबर्स का एक ही पहलू है, जिसमें ये सभी नंबर्स के टाइप्स आते हैं। तो फर्स्टली जो हमारे नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो जब से हम नंबर्स के बारे में समझते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स या बोल सकते हैं, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है ना, समझ में आया? तो नेचुरल नंबर्स आपके नेचुरली होते हैं। सेकंड आते हैं आपके होल नंबर्स, थर्ड आपका आता है इंटीजर्स, फोर्थ आपके आते हैं रेशनल नंबर्स, फिफ्थ आते हैं आपके इरेशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम एन से शो करते हैं, होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से शो करते हैं, इंटीजर्स को हम जेड से शो करते हैं, रेशनल नंबर को हम आर से शो करते हैं, इरेशनल नंबर्स को हम आई से शो करते हैं। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि ये सभी जो हैं ऑल आर इंक्लूडिंग इन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, इसको आप डिटेल में हम आगे चैप्टर में समझेंगे कि ये सभी जो इंक्लूड होके हमारे बनाते हैं रियल नंबर्स, जो हमारी रियल लाइफ में या फिर डेली लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आया? तो फर्स्ट हमारा नेचुरल, सेकंड हमारे होल, थर्ड हमारे इंटीजर्स, फोर्थ हमारे रैशनल एंड फिफ्थ हमारे इरेशनल नंबर्स। इतना समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो मेनली जो हमारा इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। इनको तो हम समझेंगे, बट जो आपके क्वेश्चंस पुटअप होंगे वो आपके रैशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से होंगे, और जो आपके एमसीक्यूज हो गए, पीवाईक्यूज हो गए और वन लाइन क्वेश्चन हो गए, वो आपके इन सभी से ले सकते हैं। मेजरली होल नंबर से, इंटीजर से, रैशनल नंबर से या इरेशनल नंबर से लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट हमारा जो है नेचुरल नंबर्स, जिनको हम किससे शो करते हैं? एन से। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, यानी कि जिनसे हम किसी भी चीज को हम काउंट करते हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। लाइक हमने एक पेन का पैकेट लिया है, एक पेन का पैकेट लिया है, पैकेट लिया है, या हमने दो पेन का पैकेट लिया है, तो हम सभी में 1, या हमने 3 पेन का पैकेट लिया है, तो हम सभी में नंबर्स आ रहे हैं ना। एक पेन का पैकेट, 2 पेन का पैकेट, 3 पेन का पैकेट। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, डेली लाइफ में जो यूज होने वाले नंबर्स हैं। 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। चलिए नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं अपने, कि होल नंबर्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है होल नंबर्स, जिसको हम डब्ल्यू से शो करते हैं। समझ में आया? होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से शो करते हैं। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उसमें आप 0 को ऐड ऑन कर दीजिए तो वो आपका होल नंबर कहलाता है। अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड ऑन कर दें तो वो आपके होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? 0 के ऐड ऑन होने से ही आपके नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो जाते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम किससे शो करते हैं? जेड से। तो अब हम समझेंगे इंटीजर्स मींस कि जिसमें तो पॉजिटिव वैल्यूज हो, लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ठीक है, और आपका 0 हो। ये सभी इंक्लूड जिसमें हो जाते हैं, यानी कि आपके नेचुरल नंबर्स और आपके इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स यानी
नेचुरल नंबर्स और आपके नेगेटिव नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और आपका जीरो, जीरो। तो आपके पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो, ये सब जब इंक्लूड हो जाते हैं यानी कि एक साथ हो जाते हैं, वो आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स के एग्जांपल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, हमने अब तक अपने नेचुरल नंबर्स को समझा, होल नंबर्स को समझा, इंटीजर्स को समझा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा रैशनल नंबर। अब हम रैशनल नंबर्स को समझेंगे। अ रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। यानी कि जो एनी नंबर, यानी कि आपका कोई सा भी, चाहे आप नेचुरल नंबर ले लो, आप होल नंबर ले लो, चाहे आप इंटीजर ले लो, ठीक है, एनी नंबर कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल 0। आप कोई भी नंबर लें जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें और q इज नॉट इक्वल 0 हो, वो आपके रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इतना समझ में आया? और एक बार वाली बात और नोट डाउन करने के लिए कि q को भी हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें, p को भी हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, ये वाली बात आप नोट डाउन करें। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो है 2 है। अब आप ये समझेंगे कि 2 को तो हम p अपॉन q की फॉर्म में कैसे लिखें, p अपॉन q की फॉर्म में। तो बेटा एक वाली बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, सभी के अपॉन में 1 हम लिख सकते हैं, सभी के हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे समझेंगे, 1 को 5 से डिवाइड करो, यानी कि 5 को 1 से डिवाइड करो, तो क्या आंसर आएगा? 1 5 जा 5, कैंसिल हो गया, तो आपका 1 5 आ गया ना। आपने 1 के टेबल में 5 से 5 को डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर क्या आया? 5। तो यानी कि अगर हम 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 2। हम 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3। तो इसलिए हर नंबर के नीचे 1 को हम लिख सकते हैं, यानी कि q की जगह हम 1 को लिख सकते हैं। तो ये इसकी फॉर्म हो गई p अपॉन q की। ठीक है, और यहां पे आप ये देख पा रहे होंगे q इज नॉट इक्वल 0, यानी q की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 1। समझ में आया कि 2 को हमने p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो ऑलरेडी p अपॉन q की फॉर्म में लिखा है, यानी कि 5 अपॉन 8। ये p अपॉन q की फॉर्म में लिखा है, जहां पर आपका p है और q 8 है। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी q जो है नॉट इक्वल 0 है, यानी कि q का जो वैल्यू है वो आपकी आ रही है 8। ठीक है, और क्या हम 8 को भी लिख सकते हैं p अपॉन q में, यानी कि q को, यहाँ पे जो q आ रहा है हमारा दोनों में, इसमें 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 8 आ रहा है, तो क्या हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 को 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यों 1 1 जा 1। और 8 को भी हम क्या 8 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 8 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो 1 8 जा 8, आंसर 8 आएगा आपका। समझ में आया इतना? ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका नेगेटिव नंबर -7 अपॉन 3। तो ये भी p अपॉन q की फॉर्म में है, ये भी p अपॉन q की फॉर्म में है। तो यहां भी देखिए कि q की वैल्यू 3 आ रही है, 3 को भी हम 3 अपॉन 1 में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ये जो हमने 3 एग्जांपल करी है समझ में आए? अब 0 को भी हम, अब बच्चे ये समझेंगे, कंफ्यूजन होगा कि 0 को p अपॉन q की फॉर्म में कैसे लिखें, 0 को p अपॉन q की फॉर्म में कैसे लिखें? तो 0 को भी हम 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये भी इसकी p अपॉन q की फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे q की वैल्यू क्या आई? 1, और हमने पहले भी देख रखा था 1 की वैल्यू, ठीक है ना। ये भी हमारी q की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे भी हमारी q की वैल्यू 1 थी। यानी कि जितने भी होल नंबर हो गए, होल नंबर, यानी सीधा सिंपल एग्जांपल, इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनके नीचे हम 1 अपॉन में लिख सकते हैं, यानी कि z अपॉन 1। z हमने पढ़ा था, z किसका शॉर्ट फॉर्म है? इंटीजर्स का, तो z अपॉन 1। जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनके नीचे हम 1 को अपॉन में लिख सकते हैं। लास्ट एग्जांपल हमारा क्या है? 9 को भी हम 9 अपॉन सॉरी, लास्ट एग्जांपल हमारा 9 को भी हम 9 अपॉन 1
लिख सकते हैं, और क्यू इक्वल 1, तो यहाँ पे भी क्यू की वैल्यू 1 आ गई। तो जितने भी हमने एग्जांपल लिए इनको हम क्यू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर हम देख सकते हैं कि जितने भी एग्जांपल थे सभी में क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल 0 है। ऐसे ही अब हम इनको लेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की फॉर्म में, लाइक 1.25। क्या हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 1.25 अपॉन 1 हम नहीं लिखा। जब हम यहां से पॉइंट को हटाएंगे तो यहां नीचे हम 2 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 125 अपॉन 100। तो क्या ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया? तो हम देख पा रहे होंगे ये भी एक पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, जहां पे क्यू की जो वैल्यू है वो है 100। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब जो हमने रेशनल नंबर पढ़ा, इसका जस्ट अपोजिट है आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। समझा? चलिए अब हम अपने नेक्स्ट उस पे टॉपिक पे चलते हैं, जो है आपका इरेशनल नंबर। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम सभी को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कुछ तो नंबर ऐसे होंगे जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर लाइफ में पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। समझ में आया? जब लाइफ में पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। इसलिए जिन नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन P अपॉन Q, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। इतना समझ में आया? इतना क्लियर हुआ कि जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो आपके इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। जस्ट लाइक आपका √2, ये क्या है? एक इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। √3 ये भी आपका इरेशनल नंबर हो गया। √5 ये भी आपका इरेशनल नंबर हो गया। बट अगर यही √4 होगा तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, यानी 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होगा तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो आंसर आपका क्या आएगा? 2। और 2 क्या है? एक रैशनल नंबर, क्योंकि इसको P अपॉन Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो ये एक रैशनल नंबर है। तो ये बात आपने नोट करी कि जो परफेक्ट रूट होते हैं, जस्ट लाइक ये हमारा जो √4 है, ये एक परफेक्ट रूट है। तो ये एक रैशनल नंबर होगा। सवालों में अक्सर ये पूछा जाता है कि √4 क्या होगा, √9 क्या होगा, ठीक है, समझ में आया? √16 क्या होगा? तो ये सभी रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि दीज ऑल आर परफेक्ट रूट्स। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और √16 आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं पॉइंट वाले सेक्शन पे, यानी कि आपके जो पॉइंट के नंबर्स होते हैं वो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 1.4141114111 ठीक है, ये जो नंबर है ये किस टाइप का डेसिमल है, और ये एक इरेशनल है या रैशनल है? तो क्या आप ये बता सकते हैं? वीडियो पॉज करो, सोचो इसके बारे में, सोचो। तो क्या इसमें जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं? जी नहीं हो रहे हैं। तो ये एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये जो हुआ आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं आर इरेशनल नंबर्स। जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स। इतना समझ में आया? तो अगर आप अब ये पूछेंगे कि पाई, तो सर पाई को तो हम 22/7 यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। पाई को हम 22/7 यानी कि 22/7 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक रैशनल नंबर होना चाहिए। पर ये इरेशनल नंबर क्यों है सर?
इरेशनल नंबर क्यों है सर? तो बताते हैं इरेशनल नंबर क्यों है। तो जो हमने देखा कि 22/7 जो पाई की जो वैल्यू है 22/7 है, जिसको हम डेसिमल में लिखते हैं 3.14 समझ में आ गया? तो क्या आप ये बता सकते हैं ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल? क्या ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल? नहीं, क्योंकि जब हम इसकी जब पूरी वैल्यू निकालते हैं वो अराउंड कुछ निकलती है 3.14192 और एंड सो ऑन। ये जो वैल्यू है वो आगे और भी जाती है, जिसमें कि आपके नंबर्स जो होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, रिपीट नहीं होते हैं। तो हमने जो देखा कि यहां पर भी रिपीट नहीं हो रहे थे नंबर, तो क्या ये कौन सा डेसिमल हुआ? क्या ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ? नहीं हुआ। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं? आपके इरेशनल नंबर होते हैं। इतना समझ में आया? इतना जो हमने समझा ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। आई होप कि आपको रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को समझने में आप कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो अब हम समझेंगे रियल नंबर्स, जो हमारा मेन टॉपिक जिसका चैप्टर का जो नेम है रियल नंबर्स। तो मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? नेचुरल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, इन सभी को जब हम जोड़ देते हैं तो आपका जो बनता है वो बनता है रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर्स। इसमें सब इंक्लूड होते हैं। आपका पाई हो गया, आपका 2 हो गया, 4 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, क्या कहते हैं आपके डेसिमल हो गए 1.4 या आपके 1.41, 42, 143 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सभी जो नंबर्स होते हैं हमारी डेली लाइफ में, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। समझ में आ गया? एग्जांपल्स में हमारे हैं -5, 0, 7, 2.5, 3/4, √2 और पाई। इतना समझ में आया? रियल। अभी तक हमने अपने रियल नंबर्स को समझा, नेचुरल नंबर्स को समझा, होल नंबर्स को समझा, इंटीजर को समझा, रैशनल नंबर को समझा, इरेशनल नंबर्स को समझा। एक बार और रिकैप कर देता हूं। नेचुरल नंबर्स को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? n से। होल नंबर्स को w से, इंटीजर्स को z से, रैशनल नंबर्स को हम r से करते हैं, इरेशनल नंबर को हम i से करते हैं, और रियल नंबर्स को हम r से भी कर सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? इतना सभी हमने किया, समझ में आ गया? चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो की है आपकी यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। अब आप ये समझोगे कि सर ये क्या है, ये तो हमने अभी तक समझा नहीं, ये क्या होता है? अभी तक तो हम नंबर्स को ही समझ रहे थे। तो बेटा अब हम समझेंगे कि नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो किस टाइप से डिवाइड हो सकते हैं। ये उसी की ही एक शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि शॉर्ट ट्रिक में है या फॉर्म में है। तो हम एग्जांपल से समझेंगे कि एक क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट्स हैं 20 है। इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने आपके? 20। अब मैं लेके आया 12 चॉकलेट्स। अब मुझे ये बताओ कि 12 चॉकलेट्स इक्वली डिवाइड कर दो 12 बच्चों में। 12 चॉकलेट्स को आप डिवाइड कर दो 20 बच्चों में। ठीक है, करते हैं। तो सिंपल से क्या करेंगे हम? 12 से डिवाइड कर देंगे 20 को। ठीक है ना? 12 1 जा 12, कितना बचा? 8 बचा। इसी को जब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 20 = 12 × 8 + 8। इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 20 = 12 × 1 + 8। क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं? इसका भी आंसर सेम आएगा। 12 1 + 1 + 8 20। आंसर सेम आ रहा है दोनों का, इक्वल आ रहा है, 20 = 20। तो इसको हमने ऐसे फॉर्म में लिखा। तो ये जो हमने फॉर्म में जो लिखा है इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड्स लीमा डिवीजन या यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। समझ आया? कितना समझ आया? कि अभी मेरे पास 20 बच्चे हैं और मेरे पास है 12 चॉकलेट्स और मुझे 12 सभी बच्चों में इक्वली डिवाइड करनी है। तो मैं
एक चॉकलेट सभी को दे सकता हूं और 8 रिमेन जो बचेगा, 8 जो चॉकलेट बचेंगी उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, जिससे कुछ बच्चों को तो मिल जाएगी चॉकलेट्स एक्स्ट्रा, यानी कि डबल मिल जाएगी, बट कुछ बच्चों को नहीं मिल पाएगी। बट हमारा जो क्वेश्चन क्या था कि इक्वली डिवाइड करना है, तो हम पर स्टूडेंट को एक चॉकलेट देंगे, तो हमारे पे रिमेनिंग बचेगा 8। इसी को अब हम समझेंगे ऐसे। तो ये जो होता है ये जो फॉर्म होती है यही आपकी यूक्लिड्स लीमा की फॉर्म में होता है, यूक्लिड डिवीजन लीमा की फॉर्म में होता है, जहां पर ए आपका होता है डिविडेंड, यानी कि यहां पे जो हमारा डिविडेंड क्या था 20। बी होता है आपका डिवीजर, 12 यहां पे डिवीजर था, हाँ। और क्यू होता है हमारा क्वोशिएंट जो कि हमारे यहाँ पे 1 था, और रिमाइंडर होता है हमारा 8, रिमाइंडर होता है हमारे यहाँ पे 8 रिमाइंडर था। अब आप ये कंफ्यूजन हो रहे होंगे, सर ये तो आपने इंग्लिश में समझा तो दिया, इसको हम हिंदी में कैसे समझे, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझे। डिविडेंड जो होता है उसको हम डिवाइड करते हैं, उसी को हम तोड़ते हैं। डिवीजर वो होता है डिविडेंड को जिससे तोड़ा जाता है वो आपका डिवीजर होता है, समझ में आया। डिविडेंड को हम डिवीजर से तोड़ते हैं, यानी कि यहां पे 12 से हमने 20 को तोड़ा था, 12 से तो हमने भाग करा था, यानी कि डिवाइड करा था, ठीक है, समझ में आया। तो बी से हम डिवाइड करते हैं डिविडेंड को, और क्वेश्चन हमारा वो होता है जितनी बार डिवाइड किया गया है, जितनी बार डिवाइड किया गया है वो आपका क्वेश्चन होना है। यहां पे हमने देखा था 12 1 जा 1, एक ही बार तो डिवाइड करा है, एक ही बार तो डिवाइड करा है, तो वो आपका क्वेश्चन होता है। रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर जो बचा हुआ नंबर होता है वो आपका रिमाइंडर हो जाता है, समझ में आया, क्लियर, समझ में आया। अब इसका एक पॉइंट होता है जिसके बिना ये रूल किसी भी फॉर्म में आप सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि हेंस प्रूव नहीं कर सकते। ये जो फॉर्म हो गई ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम इसमें रख के देखेंगे कि रिमाइंडर जो है हमारा वो ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए 0 के, यानी कि जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए या वो 0 से बड़ा आ जाए, 0 से छोटा नहीं आना चाहिए। और जो रिमाइंडर है वो छोटा होना चाहिए आपके डिवीजर से, ठीक है, डिवीजर से छोटा होना चाहिए आपका रिमाइंडर, और रिमाइंडर या तो बराबर हो जाए 0 के या फिर 0 से बड़ा रहे, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, तभी आपका यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का जो रूल है वो आपका प्रूव होगा, ठीक है। तो हम यहां पे ये देख पा रहे हैं 8 तो हमारा रिमाइंडर था, ठीक है, 12 हमारा डिवीजर था, ठीक है। तो क्या 8 12 से बड़ा है? नहीं है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो प्रूव हो गया, ये वाला जो पॉइंट है ये तो प्रूव हो गया। तो और ये वाला पॉइंट भी हम प्रूव कर देते हैं, क्या 0 8 से बड़ा है? क्या 0 8 से बड़ा है? नहीं। तो ये जो हमने एग्जांपल करा था, ये यूक्लिड डिवीजन लीमा की फॉर्म को प्रूव करता है, यानी कि ये हमने सही किया, ठीक है, समझ में आया। हमने जो ये एग्जांपल करा था और जो हमने सॉल्व किया था वो बिल्कुल राइट किया, यानी कि सही किया, और हमने ये प्रूव भी कर दिया, समझ में आया। एक ही नोट डाउन करने वाली बात है कि द रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये जो मैंने बताया वही है। इसको आप चाहे तो नोट भी करना चाहे तो नोट कर सकते हैं आराम से, वीडियो पॉज करके इसको आराम से आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, ठीक है। ये तो हमने करा। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि 35 को हमें डिवाइड करना है 6 से, ठीक है। ये हमारा डिविडेंड, ये हमारा डिवाइस, समझा? हमें a मिल चुका है, b मिल चुका है, हमें r निकालना है, ठीक है, r निकालना है, और क्या निकालना है हमारा q, हमें क्वेश्चन निकालना है, r निकालना है, और ये प्रूव करना है ये सही है या गलत है, ठीक है। तो मैं इसको 2 तरीके से करूंगा, एक तो रॉन्ग तरीका है और एक राइट तरीका है, जिससे आप ये समझें। तो 35 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 × 4 + 11, 6 4 जा 24 + 11, 11 + 24 35,
आंसर तो सेम आ गया, इक्वल आ गया, बिल्कुल सही फॉर्म में लिखा है। तो अब इसी के लिए वो जो रूल बताया गया था कि जो r है वो इक्वल या ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के और लेस देन होना चाहिए आपकी b के, यानी कि डिवीजर के। तो ये फॉर्म हम इसमें लगाएंगे। ये जो हमें मिला है नोट, इसको हम इसमें लगा के देखते हैं। 0 से जो आपका रिमाइंडर है वो बड़ा है जी, बिल्कुल बड़ा है। ये वाली फॉर्म तो सही होगी, ये वाली फॉर्म तो सही होगी, बट क्या हम ये देख पा रहे हैं जो हमारा b यानी कि डिवीजर है, b जो हमारा डिवीजर है वो कितना है 6। तो यहाँ पे ये फॉर्म गलत हो रही है, यहाँ पे ये फॉर्म गलत हो रही है। क्या ये सही तरीका है? नो, दिस इज द रॉन्ग। ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये नहीं है यूक्लिड्स लेमा के अकॉर्डिंग। यूक्लिड्स लेमा के अकॉर्डिंग ये नहीं डिवाइड हुआ। तो अब अगर इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 35 इक्वल 6 इंटू 5 प्लस 5, 30 प्लस 5, 6 5 30, 35 इक्वल 35। आंसर सेम आया, दोनों से इक्वल आया। बट ये जो फॉर्म है ना, ये वाला जो नोट है कि 0 लेस देन r और इक्वल देन r और r जो है आपका लेस देन b, ये वाला फॉर्म इसमें लगाएंगे तो क्या हमें मिलता है रिजल्ट? 0 से ग्रेटर है हमारा जो रिमाइंडर है, यानी कि 5 है रिमाइंडर हमारा, और हमारा जो डिवीजर है वो आपका कितना आ रहा है 6। तो इसमें ये वाली जो फॉर्म है ये राइट है, इसमें ये वाली जो फॉर्म है ये राइट है, यानी कि जो हमारा आंसर आया है वो राइट है। हमने प्रूव भी करा, हमने आंसर भी निकाला। समझ आया? आई होप कि अब आपको यूक्लिड्स लेमा की जो डिवीजन है, यूक्लिड्स लेमा से डिवीजन कैसे निकालते हैं वो आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। 2-4 क्वेश्चन है, इसको और करते हैं कि एक्सप्रेस 63 इन यूक्लिड्स फॉर्म व्हेन डिविडेड बाय 8। करना आया नहीं आया? लो समझो, ए तो हमें दे दिया 63, बी हमें दे दिया 8, हमसे पूछ रहा है आर और क्यू, क्वेश्चन और रिमाइंडर। तो सिंपल करेंगे इसको 63। अब जरा ये देखो 8 इंटू कितना करें, यानी 8 के टेबल्स को पढ़ो, 8 के टेबल को पढ़ो और वो नंबर निकालो जो कि 63 से कम हो, 63 से कम हो, चाहे भले वो एक नंबर ही कम क्यों ना हो। तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, बट वो बड़ा है 63 से। हम 8 7 जा लेंगे, 8 7 जा 56, तो हम 7 कर लेंगे और 56 माइनस 63। सोचो कितना बचा? 63 माइनस 56 आपका बचा 7। ये तो हमने फॉर्म में तो लिख दिया, ये तो हमने यूक्लिड्स लेमा की फॉर्म में तो लिख दिया। तो अब हम बता सकते हैं कि r हमारा क्या है, r हमारा रिमाइंडर क्या है 7, क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें 7। अब हम ये देखेंगे कि इसमें जो रूल है, जो हमारा रूल वो फिट हो रहा है या नहीं हो रहा, जो इसमें रूल है वो फिट हो रहा है नहीं हो रहा। तो जो हमारा रिमाइंडर वो 7 है और जो हमारा डिवीजर है वो 8। ठीक है, क्या जो रिमाइंडर है वो 0 की इक्वल है? नहीं है। ग्रेटर देन है? बिल्कुल है। 8 से ये लेस देन है? बिल्कुल है। तो ये राइट फॉर्म हो गई, ये राइट फॉर्म हो गई, यानी कि ये आंसर ठीक है हमारा। ठीक है, समझ में आया? ये आपके मेजरली आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चंस में मिल जाते हैं आज। समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें दे दिया a बराबर, तो हमें दे दिया 91, आपको b मिल गया आपको 9। तो अब फिर आपको बताना है कि r और q। ठीक है, r और q को बताना है। सॉल्व करते हैं इसको भी, चलिए। तो 91 इक्वल 9, पहले तो इतना लिख लो, डिविडेंड के इक्वल लिख लो डिवीजर को। ठीक है, समझ में आया? अब 9 का टेबल हमको इतना नंबर निकालना है 9 के टेबल में कि वो 91 से अबव ना जाए, यानी कि ऊपर ना जाए। तो 9 10 90 प्लस 1, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसमें हमारा r क्या आ रहा है? इसमें हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आया 1 और क्वेश्चन कितना आया हमारा 10। ठीक है, समझ में आया इतना? बिल्कुल क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब हम इसमें अपना रूल भी लगाएंगे।
रूल भी लगाएंगे। अब हम इसमें अपना रूल भी लगाएंगे जो कि आपका 0, रिमाइंडर लिखो, रिमाइंडर कितना है 1, डिवीजर लिखो कितना है अपना 9। ठीक है, ठीक है। क्या रिमाइंडर इक्वल है 0 के? नहीं है। 0 से ग्रेटर है? बिल्कुल है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो सॉल्व प्रूव हो गया। अब देखते हैं सेकंड जो हमारा पॉइंट है कि रिमाइंडर जो है वो लेस देन है हमारे डिवीजर के। बिल्कुल है। तो ये वाला हमारा जो रूल है वो प्रूव हो गया, यानी कि ये आंसर राइट है। ठीक है, समझ में आया इतना? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 125 यानी कि जो हमारा डिविडेंड है वो है आपका 125 ए। ठीक है, बी आपका क्या दिया है 11। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया? फिर हमसे क्या पूछा? आर और क्यू, आर और क्यू पूछा। फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो 125 तो हम 11 के टेबल में देखेंगे कि 11 की टेबल में देखेंगे सिंपल फॉर्म में। ये इसके हमें फैक्टर निकालने होते हैं, सिंपल सी वाली बात। अब सिंपल को, अब उसी को सिंपल मैंने कह दिया कि 11 के टेबल में देख लो कि 125 जो 125 से लोअर कौन से नंबर है। तो हम देखते हैं 11 इंटू 11 कितना हुआ 121। 11 इंटू 11 कितना हुआ 121। 11 इंटू 12 कितना हो गया आपका 132। तो क्या 132 को हम ले सकते हैं? क्या हम 132 को ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्या हम 121 को ले सकते हैं? क्या हम 121 को ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 4। हमने यूक्लिड्स लीमा के अकॉर्डिंग तो ये आंसर निकाल लिया। अब हम अपने जो हमारा रूल है उसको सॉल्व करेंगे। अब जो हमारा रूल जो है उसको देखेंगे कि ये प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। जो हमारा रिमाइंडर है वो तो ग्रेटर है रिमाइंडर के। जो हमारा 0 है वो ग्रेटर देन है रिमाइंडर की, और जो हमारा रिमाइंडर है वो लेस देन है हमारे डिवीजर के। जो हमारा रिमाइंडर है वो है लेस देन डिवीजर के। तो क्या ये प्रूव हुआ? क्या ये प्रूव हुआ? राइट है, यानी कि ये प्रूव हो गया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ये क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको। ए आपको दे दिया है 250 डिवाइडेड बाई 70, बी भी दे दिया आपको 70। यूक्लिड डिवीजन लीमा से इसको करना है और आर को पता करना है और क्यू का पता करना है, यानी कि आपके रिमाइंडर का पता करना है और आपके क्वेश्चन का पता करना है। और इसका जो आंसर है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आपको ये आसान लगे और आप इसको आराम से कर सकते। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आज के चैप्टर में हमने पढ़ा था, आज के चैप्टर में हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि आज के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, और इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आज हमने सभी नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा लेक्चर 1 है, जो हमारा चैप्टर 1 10th क्लास का है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही हो। So thank you for watching. Please like, comment and share and subscribe the Learn In channel.